अगर आपका परफॉर्मेंस लगातार अच्छा चल रहा है, लगातार बेटर से बेटर हो रहा है, अपने आप फील आ जाती है, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, तो जस्ट फॉलो दैट, उसी को ढंग से अप्लाई करो। और कुछ इनपुट्स जो आज का ये स्ट्रैटेजी है, इससे अगर कुछ और इनपुट्स मिले तो उसको सुधार लेना थोड़ा और। बाकी whatever is working for you is the best strategy for you। क्योंकि देखो क्या होता है कि मेन गेम अपने को पता होता है, अपने को ही पता होता है हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है। सारे सवालों के मेजॉरिटी जवाब आपके अंदर छुपे हुए हैं। अगर आप खुद से पूछेंगे ना एक बार रिलैक्स होकर शांति से कि मुझे कैसे इंप्रूवमेंट करना है, आपको कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिल जाएगा। ये जो स्ट्रैटेजी है ये है भाई कि थोड़ा हेल्प आपको मिल जाए कुछ छोटी छोटी बातों में, जिससे आपका स्कोर इंप्रूव हो सके। देखो सारा जो गेम होता है वो होता है मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना। अगर हम मॉक टेस्ट में, हमारे जो टेस्ट हैं उनमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो नेचुरली जब रियल एग्जाम होगा तो हमारा अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, अगर हमने अपने मॉक टेस्ट को सिंसियरली दिया तो। नाउ द पॉइंट इज कि मॉक टेस्ट में अच्छा कैसे करें, क्योंकि मॉक टेस्ट में लगातार अच्छा किया, बेटर किया तो फाइनली अच्छा होगा ही। तो उसमें स्टेप्स जो हैं, जो पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो मैं बता देता हूं, विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन बूस्ट योर स्कोर। सबसे पहला जो पार्ट आता है, उससे पहले मैं एक कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में कईयों के रहती है उसको मैं सॉर्ट करना चाहूँगा। वो ये रहता है कि सर अभी डेट अनाउंसमेंट हुआ नहीं, आप जानते हो, और कोई गारंटी भी नहीं है कि कब वो अनाउंस करे। पहले क्या होता था कि कई कई महीने पहले अनाउंसमेंट हो जाता था, जैसे अगस्त तक नॉर्मली अनाउंसमेंट हो जाता था, और महीनों पहले क्लैरिटी होती थी कि कब के लिए प्लान करना है, क्या करना है। लेकिन जो भी बात है अभी सभी के लिए सेम ही है, किसी को भी नहीं पता, तो हम कैसे प्लान करें। देखिए दो ही विंडो एग्जाम की अभी दिख रही है। फरवरी मिड से बोर्ड एग्जाम चालू हो रहे हैं, तो मार्च मिड या एंड तक तो वो रहेंगे ही रहेंगे, और बोर्ड से जस्ट पहले थोड़ा प्रैक्टिकल्स वगैरह भी चालू होते हैं कुछ दिन, तो यानी फेब में तो होने के चांस कम ही है। तो जनवरी एंड या मैक्सिमम बाय फेब फर्स्ट वीक इज द अर्लीस्ट बाय विच इट कैन बी डन। दूसरी पॉसिबिलिटी है फिर विंडो खत्म हो जाएगा, फिर सीधा अप्रैल फर्स्ट या सेकंड वीक आएगा। मेरा ओपिनियन ये है कि ऑब्वियसली अप्रैल में होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी तक तो नोटिफिकेशन आया नहीं है। मैक्सिमम हो सकता है नोटिफिकेशन जो आए वो कब आ सकता है, नवंबर एंड या दिसंबर तक भी आए तो भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ है, सितंबर में एग्जाम हुआ था जेई एडवांस का, और उसके बाद जनवरी में एंड में अपना जेई मेन का हो गया था। तो देयर आर चांसेस, लेकिन लॉजिकली अभी के हिसाब से देखें तो कम चांस है। और नाउ द पॉइंट इज, मेरा मानना ये है कि हम ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं जिसकी हेल्प से ये हो या ये हो अपने को फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए फंडा ये है कि जितना भी सिलेबस करो उसको अच्छे से करो। अगर आपने 90% या बहुत अच्छा सिलेबस आपने ऑलरेडी किया हुआ था, पहले से भी किया हुआ था, तो आप पूरा कर सकते हो। लेकिन बात यह है, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके 3 कैटेगरी के चैप्टर्स होते हैं। एक तो होता है स्ट्रांग, एक होता है मॉडरेट, एक कौन सा होता है, वीक। मार्क्स आपके तभी आएंगे जब चैप्टर आपके स्ट्रांग होंगे। कभी कभी तुक्केबाजी से मॉडरेट वालों में भी मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन आप सभी जानते हो स्ट्रांग अगर वो होगा, और स्ट्रांग तभी माना जाएगा जब एटलीस्ट 80% सवाल PYQ के आपसे हो जाए, उसके बिना तो मतलब ही नहीं है। 80% एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। तो आपका गोल होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स को स्ट्रांग बनाना है। जितने ज्यादा चैप्टर स्ट्रांग बनेंगे उतना स्कोर बढ़ जाएगा। तो चाहे वो जनवरी एंड हो, चाहे वो अप्रैल आए, ऑब्वियसली अप्रैल तक हम ज्यादा चैप्टर स्ट्रांग कर पाएंगे और तब तक कम कर पाएंगे, पर वो सभी के लिए बात इक्वल है। तो स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस फर्क इतना है कि जिन स्टूडेंट्स का सिलेबस थोड़ा कम कंप्लीट होगा वो थोड़े कम चैप्टर्स स्ट्रांग कर पाएंगे, पर इतना एक ब्लंडर नहीं करना है कि सिर्फ सारा सिलेबस हल्का हल्का टच करके चले जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। वहां पे अटेम्प्ट नहीं होगा यार। आप जानते हो कि वहां पे अपने को टेंशन भी होती है, स्ट्रेस भी होता है, और भी कंडीशंस होते हैं। तो उस कारण हमें फोकस करना है कि कितने चैप्टर हमें स्ट्रांग करने हैं। एक हमने टूल बनाया है इसके अंदर, आपको शायद वो नहीं मिला होगा, बट मैं सोच रहा हूँ आपको दिलवा दूँ। उस टूल का नाम हमने बनाया है SWOT एनालिसिस, SWOT, जिसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज हमने बनवाया है, जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कितने चैप्टर आपके स्ट्रांग है, कितने मॉडरेट है, कितने वीक है। मॉडरेट मैंने तब बोला है जब 50% के आसपास सवाल हो जाते हैं, और 50% से कम अगर PYQ हो पाते हैं तो मतलब वीक मान लो। SWOT एनालिसिस का मैं टूल आप चाहते हो तो वो बना रखा है हमने ऑलरेडी, तो मैं एक बार बोलता हूं एंड दे विल प्रोवाइड यू, है ना।
तो उसको यूज कर लेना, उससे आपको खुद को ईजी हो जाएगा। आपको दिख जाएगा कि भाई करंटली आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में कहां स्टैंड कर रहे हो, कितने चैप्टर्स आपके अभी स्ट्रांग हैं। दैट विल गिव यू वेरी क्लियर पिक्चर दैट वेयर आर यू स्टैंडिंग। अब उसको इंप्रूव करना है, तो उसके लिए पहली चीज आती है भाई सबसे फॉरमोस्ट क्लास का परफॉर्मेंस। आप सभी को क्लास के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए हमेशा मैंने दो चीजें बता रखी हैं, एक प्लान ए दिया हुआ है और एक प्लान बी। आप उसी के हिसाब से चलें। प्लान ए जो है वो किसके लिए है, वीक सब्जेक्ट्स के लिए, और प्लान बी है स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के लिए। उसी को ही ढंग से यूज करें। इवन मैं बता रहा हूं प्लान ए भी पूरा कर पाना आसान नहीं होता प्रैक्टिकली, जो हमने वीक के लिए बना रखा है, लेकिन क्लास में पूर्ण फोकस से पढ़े, ये बहुत जरूरी है। ऑब्वियस सी बात है, सभी जानते हैं क्लास में ढंग से पढ़ना चाहिए, लेकिन पता है इसका रीजन क्यों है। जब क्लासेस आपकी एवरीडे 4-5 आवर्स 6 आवर्स होती हैं, तो अगर वही क्लासेस आपकी सेल्फ स्टडी में कन्वर्ट हो जाए तो एवरीडे आपका प्रोडक्टिविटी मल्टीपल टाइम्स हो जाता है। जैसे मान लो क्लास को आप मूवी की तरह देख रहे हो और बस सुने जा रहे हो ज्ञान की तरह, लेक्चर की तरह, प्रवचन की तरह, तो फिर काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो टाइम आपका काफी वेस्ट हो गया। लेकिन अगर क्लास में, जैसे कि आज के लेक्चर में अपन ने जीआई के कितने सारे क्वेश्चंस किए, हाँ थ्योरी पार्ट भी था पर क्वेश्चंस भी काफी किए, बस सेल्फ स्टडी हो गया। तो अपने यहाँ तो ऑलरेडी जो सीपीपी का कॉन्सेप्ट अपना है उसकी हेल्प से काफी सेल्फ स्टडी होती है। लेकिन व्हाट मैटर्स इज कि भाई सवालों को तुम सिंसियरली अटेम्प्ट करते हो कि नहीं करते। अगर हर सवाल को आप उसी तरीके से अटेम्प्ट करो क्लास में जैसे कि रियल एग्जाम में करने वाले हो, उसी तवज्जो के साथ उसको सवाल को करो, तो याद रखिए आपका परफॉर्मेंस गारंटीड बहुत अमेजिंग हो जाएगा। अभी से लेके जेईई मेन के पहले अटेम्प्ट तक आप सभी एग्जाम मोड में रहें, यानी हर सवाल को उसी सिंसियरिटी के साथ करो कि जैसे कि रियल एग्जाम में आया हो, उससे क्लास परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। माना ये डिफिकल्ट होता है लंबे समय तक मेंटेन करना, लेकिन ऑब्वियसली कंपटीशन है यार, इट्स ऑल अबाउट एडवांटेज, यू नो दैट। आप नहीं करोगे कोई और करेगा, क्या दिक्कत है, मत करो, पिछड़ जाओगे, नुकसान आपका ही है, चॉइस इज योर्स। बट करना क्या है वो मैं बता सकता हूं, लेकिन करना तो आपको ही है। अगली बात आती है प्रैक्टिस मटेरियल के लिए बेस्ट क्या रहेगा। ऑब्वियसली क्लास में जो आपको दिया जा रहा है मटेरियल, सीपीपीज वगैरह बहुत सोच समझ के बनाई गई हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद डीपीपीज कर पाओ, वेल एंड गुड, लेकिन चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सही में बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पे फोकस ऑन द टफ क्वेश्चंस। आसान क्वेश्चन कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो जहां पे तुम अटक रहे हो, याद रखना कृपा वहीं अटकी है, वहीं पे आपकी रैंक इंप्रूव होती जाएगी। जितने आप टफ सवाल करते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बूस्ट होता जाएगा। एक बात मैं हमेशा बोलता हूं कि एवरी डे एंड ऑफ द डे आप खुद से पूछा करो कितने ऐसे सवाल मैंने किए जिसने मेरे को चैलेंज किया था, मेरे कंफर्ट जोन से जो बाहर थे। ऐसे जितने सवाल करते जाओगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अगर कई दिनों से आपने ऐसे सवाल किए ही नहीं, या सिर्फ क्लास में सुन लिए या सर ने सॉल्व करा लिए, तो भाई आपका कॉन्फिडेंस थोड़ी बढ़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आपका ब्रेन रेगुलरली एक्सरसाइज करेगा, आप टफ क्वेश्चंस में उसको अप्लाई करोगे। लेकिन टफ क्वेश्चंस में मैंने बताया हमेशा रेलेवेंट रखना बहुत जरूरी है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू जेईई मेन के जो पिछले 3 साल वाले हैं, 3-4 साल वाले, 2019, 20, 21, 22 बेस्ट है। अलॉन्ग विद दैट टाइम मिले तो जेईई एडवांस के भी जो खास तौर पे एससीक्यू है वो कर लेना। हाँ, जिनकी तैयारी जेईई मेन की ऑलरेडी बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली वो तो फिर एडवांस के ही सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब उसके बाद मैं बात बताना चाह रहा हूं, तो प्रैक्टिस के लिए यही बेस्ट है, और कुछ ऑप्शन मतलब और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब बात आती है मॉक टेस्ट। भाई देखो, मॉक टेस्ट आपके यहां तो हो ही रहे हैं जो होते हैं, इसके अलावा आप सभी को हम लोग प्लान कर रहे हैं एओटीएस भी देने का। एओटीएस के बारे में आप कुछ जानते होंगे स्टूडेंट, कुछ नहीं जानते होंगे, बता देता हूं। बहुत ही फेमस है। एटीपी स्टार जब स्टार्ट हुआ था तो पहला जो चीज हम लेके आए थे वो एओटीएस को ही लेके आए थे, एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ये लाइक वन ऑफ द फेमस ही इसलिए हुई थी बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बिल्कुल रियल एग्जाम लाइक फील आती है, वेटेज बहुत ही यूनिफॉर्म रहती है, और मेन बात यह है कि जैसा स्कोर उसमें आता है लगभग स्टूडेंट्स का वैसा या उससे थोड़ा ज्यादा स्कोर वहां आता है। एओटीएस में हम
हर वैरायटी के पेपर लाने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जेई मेन में भी डिफिकल्टी लेवल में वेरिएशन काफ़ी आता है। जो सबसे टफ शिफ्ट होती है वहाँ पे 165 मार्क्स पे भी 99 परसेंटाइल आ जाता है, और जो सबसे इजी शिफ्ट होती है वहाँ पे 210 पे आता है। जो विंडो है वो 40 मार्क्स का है। तो उस तरह के वैरायटी ऑफ पेपर्स यहाँ AOTS में दिए जाएंगे। AOTS आप सभी को कंप्लीटली, ऑलमोस्ट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे। हम आपसे एक टोकन अमाउंट लेंगे ताकि जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं वही उसका फ़ायदा उठाएं, नहीं तो लोग वैल्यू नहीं करते फ्री में दी हुई चीज़ों का। तो इट विल बी ऑलमोस्ट फ्री फॉर क्लासरूम स्टूडेंट्स, लाइक वी आर प्लानिंग की 99 रुपीज़ या ऐसा कुछ रखेंगे, ताकि जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं वही इसका यूज़ करें, नहीं तो जिसको करना ही नहीं है वो लेगा ही नहीं। इट्स वेरी सिंपल, राइट। हम फ्री भी रख सकते थे, लेकिन कंप्लीटली फ्री में नोबडी विल वैल्यू, राइट। तो क्लासरूम स्टूडेंट्स के लिए इट विल बी अवेलेबल फॉर अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, विल टेल यू। अभी लॉन्च हो, नॉमिनल 99 ही सोचा हमने वैसे, राइट। तो ये आपको मिल जाएगा, इसका फ़ायदा उठा लेना, ठीक है। इसमें टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल होंगे, तो जिनके टेस्ट की भूख होगी, जिसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट भी बहुत सारे हैं, तो जो ज़्यादा टेस्ट देना चाहता है उसका बहुत अच्छा जखीरा मिल जाएगा। चैप्टर वाइज भी होंगे और भी तरह तरह के टेस्ट के, मतलब 500 700 800 टेस्ट होंगे उसमें, बहुत सारे टेस्ट। तो प्रैक्टिस का सबसे बड़ा बवंडर रेलेवेंट ये मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट ऑब्वियसली राइट एटीट्यूड, राइट माइंडसेट, मतलब आपका हेल्थ, आपका माइंड बहुत ही फोकस्ड और क्लियर, रिलैक्स्ड होना चाहिए इस समय पे। जोश भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ होश भी होना चाहिए। ओवर थिंकिंग मिनिमाइज करते हुए हमको एवरीडे जितने एक्शंस हम ज़्यादा लेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर हम सोचते रहेंगे क्या होगा, कैसे होगा, पेपर कब होगा, मेरा फ्रेंड कैसा कर रहा है, मैं कैसा, अरे भाई अपने ऊपर फोकस करके राइट माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए दो ही बातें हैं, एक तो आपकी हेल्थ और एक आपका माइंड। हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन सही होना चाहिए। कोटा में ये मत करना कि आसपास, मैंने देखा है बहुत सारे बेवड़े घूमते रहते हैं, जो रेडियाँ हैं इतनी सारी, वहाँ पे वो कभी मोमोज कभी कुछ 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 खाते रहते हैं। भाई माना वो रिलेटिवली इकोनॉमिकल होते हैं, लेकिन आप सोचो आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। वो किस तरह का ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। रीयूज़ करते रहते हैं उसी ऑयल को बार बार। तो बहुत बच्चे जो बीमार होते हैं वो इसी कारण होते हैं। अब इस समय पे अगर बीमार पड़ गए तो आप समझ सकते हो कि बहुत खतरनाक हो जाएगा आपके लिए। तो सेहत का अटमोस्ट ध्यान रखिए। 5 दिन भी गए ना इस समय पे, सारा फ्लो टूट जाएगा, मैं पहले ही बता चुका हूं। दूसरा है मेंटली अच्छा रहना। उसके लिए अगेन आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स, देयर आर मंत्रास जो बैकग्राउंड में आप रन कर सकते हो, बहुत बेनिफिशियल हैं, बहुत सारे ऐसे। मेडिटेशन अगर आता है तो दैट वुड बी अमेजिंग, क्योंकि मेडिटेशन क्या करता है, माइंड को क्लिंज करता है, काफ़ी रिलैक्स करता है, तो हम काफ़ी फोकस कर पाते हैं। तो माइंडसेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगली चीज़ आप सभी का जो एनवायरनमेंट है, जैसे एक एनवायरनमेंट आपको यहाँ मिलता है कोचिंग में, उसके अलावा जो घर पे मिलता है जहाँ आप पढ़ते हो, तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही कंड्यूसिव होना चाहिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। और ऐसी कोई भी चीज़ें जहाँ पे नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है उनको मिनिमाइज करें। उस एनवायरनमेंट में या तो कुछ बदलाव करें या उसको सही करें, बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव वाइब्रेशन से दूर रहे, चाहे आप कैसे फ्रेंड्स हो। कई बार क्या होता है, हमारे कई फ्रेंड्स ही होते जो हमसे शेयर करने लग जाते हैं अपने दुखड़े, कि भाई ये दिक्कत आ गई ज़िंदगी में, ये हो गया। कुछ होते हैं जो दुखी आत्माएं होती हैं, जो बस ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुखी रहते। कई होंगे कि सर हाँ मैं ही तो हूँ। जो ऐसे हैं वो खुद को सुधार ले, क्योंकि वो खुद को तो परेशान करेंगे ही, दूसरे को भी करेंगे। तो अगर आपके ऐसे फ्रेंड कोई दुखी आत्माएं हैं तो उनसे बच के रहें, दूर रहें, है ना। ये नहीं कि आज ही चाटा मार दिया कि जा तू निकल यहाँ से, ऐसा मत करना। लेकिन स्टिल मिनिमाइज द एसोसिएशन विद सच नेगेटिव पीपल। एंड अगर आप खुद ऐसा हो तो यार स्ट्रांग बनो, क्योंकि नोबडी लाइक्स यार इट, कोई सही नहीं लगता उसको। अगली चीज लास्ट जो बचती है वो है रिवीजन। रिवीजन के लिए एक चीज बताता हूं, जो सबसे बड़ा ब्लंडर है, जो मैंने भी इनफैक्ट काफी हद तक किया था, वो ये था कि सिर्फ नोट्स को बार बार देखे जा रहे हो। अरे भाई सिर्फ नोट्स को देखते रहने से कुछ नहीं होगा। नींद हाँ अच्छी आएगी, नोट्स को देखते रहने से कोई खास नहीं होता है। बेस्ट वे इज नोट्स को फास्ट रीड करो, क्योंकि बिना नोट्स को देखे क्वेश्चन करोगे कैसे। तो नोट्स को फास्ट रीड करो
और फास्ट रीड करने के बाद सवाल जितने करोगे उसी के थ्रू रिवीजन करो, दैट इज द बेस्ट वे। अलग से रिवीजन का मुहूर्त निकालने का टाइम कम ही मिलेगा आपको। एज ए ड्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम भी हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि अभी टाइम गैप कम हो गया। कोई बना पाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रहता है शॉर्ट नोट्स बनाना। एंड में वही बहुत अच्छे हेल्प करते हैं। एग्जाम से पहले हमारे नोट्स बने होते हैं, खट से रिवाइज करते हैं। एक पूरा चैप्टर, बड़ा सा फौलादी चैप्टर 4-5 पेजेस में सिमट जाता है, 2-3 पेजेस में सिमट जाता है, बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो आप हाइलाइटर का यूज करें। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पूरी कॉपी को हाईलाइट मत कर देना, आपको पता होना चाहिए सही में की पॉइंट्स कौन कौन से हैं, दैट विल हेल्प यू, राइट। सो इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो, लेट मी समराइज व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। पहली चीज है फोकस ऑन द चैप्टर्स जिनको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो स्वोट एनालिसिस टूल का यूज करिए, है ना, ऑनलाइन भी मैं उसको अपलोड करा दूंगा, ठीक है। उसका यूज करें और उसकी हेल्प से आइडेंटिफाई करें कौन से मॉडरेट और कौन से वीक है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है और जो स्ट्रॉन्ग है उनको मेंटेन रखना है। जनवरी हो चाहे पेपर अप्रैल में हो, जब भी हो, आप सभी के जितने ज्यादा चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं उतनी ही आपकी जीत है। अगली बात, क्लास में परफॉर्मेंस शानदार होना चाहिए और प्रैक्टिस पे फोकस होना चाहिए। हर सवाल को एग्जाम मोड में करें। बेस्ट प्रैक्टिस मटेरियल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। PYQ है चैप्टर वाइज अलोंग विद द CPPs विच आर गिवन टू यू। DPP तो है ही, और एडवांस्ड के जो PYQ हैं, सारे नहीं, SCQ सेम आ जाते हैं जेईई मेन में, सेम। मॉक टेस्ट रेगुलरली दोगे तो एग्जाम टेम्परामेंट अच्छा होगा। कई स्टूडेंट्स वेट ही करते रहते, पहले मैं पूरा सिलेबस करूंगा, ये करूंगा, और फिर एक दिन आएगा जिस दिन मैं मॉक टेस्ट दूंगा। नहीं, मॉक टेस्ट रेगुलरली देना बहुत जरूरी है, जिसमें AOTS विल हेल्प यू, और प्लस जो आपके जो यहाँ टेस्ट होते हैं वो भी काफी है। राइट एटीट्यूड, हेल्थ, माइंडसेट सही रखना बहुत जरूरी है। एनवायरनमेंट अच्छा रखना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा रिवीजन करने के लिए अपने नोट्स का यूज करें, फास्ट रीडिंग करें, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू ही ज्यादा रिवीजन करें। सिर्फ नोट्स को ही देखते रहने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एवरी डे जितने अच्छे सवाल आप करोगे, खुद से करोगे, उतना ही ब्रेन आपका ज्यादा डेवलप होगा, उतनी ही बेहतर रैंक आपकी आएगी। सो दैट इज इट। अच्छा करोगे आप, बहुत बढ़िया करोगे।